हाय बच्चों, तो क्या हाल है भाई। तो यार आज अपन प्रोजेक्टाइल के सीरीज में एक और कंसेक्यूटिव वीडियो लाए जिसमें हम प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है, कितना दूर वो जाएगा, उसकी बात अपन करेंगे। देन उसका जो पाथ होता है, वो जिस रास्ते पे चलता है, उसको अपन ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और ये जो स्पेशल पाथ है, ये किस तरीके से मार्केट में आया, इसके भी पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और इसमें बहुत ही खास चीज़ आपको समझ में आएगी। तो यार लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर हवा में उड़ेगा, द टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी हम बात किए थे। और मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसके बारे में हमने बात किया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को भी आप देखो और इस पूरी प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप सीरीज़ में देखो, एक के बाद एक देखो, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रेंज, ट्रेजेक्ट्री और एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी भी चीज़ की, जैसे हम मोबाइल टावर की वजह से जो नेटवर्क हमारे फ़ोन पे आता है, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा है या डंडी कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि टावर से जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे उतना हमारा नेटवर्क वीक हो जाएगा। तो हम बोलते हैं टावर की रेंज कुछ स्पेसिफिक होगी कि इतने दूर तक वो प्रॉपर सिग्नल दे पा रहा है। तो उसी को अपन नेटवर्क या रेंज ऑफ टावर बोलते हैं। उसी तरीके से किसी चीज़ को जब हम फेंकते हैं तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, वो उसकी रेंज कहलाती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो उसकी रेंज कहलाती है। ठीक है, इसी को अपन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और अपन इस वीडियो में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज आप देखो, t बराबर 0 पे आपने उसको फायर किया था और किसी t टाइम पे, जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाला था, तो इस टाइम पे वो किसी r पोजीशन पे पहुंच गया है। तो उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ 0 था और यहाँ पे r हो चुका है। ठीक है, तो अपन इस r की वैल्यू को निकालने वाले हैं, विच इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें एक पॉइंट जो अपन को ध्यान रखना है वो ये है कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस x डायरेक्शन में प्लस आई या माइनस आई, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हमने एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया था। तो एयर का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 होने वाली है। और सिर्फ y डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन है, हमारी ग्रेविटी, जो कि माइनस जे कैप या नीचे की तरफ लग रही होती है। क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसी वजह से जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? वेलोसिटी को चेंज करना। और अगर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्यों चेंज होने वाली है? ठीक है, तो x डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट आता था वो आता था u cos थीटा। और हम देखेंगे कि ये जो u cos थीटा, ये पूरे मोशन में कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, दैट इज u cos थीटा, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि रेंज कितनी होगी। सिंपली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम करके। और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता ही है, जैसे हमने पिछले वीडियो में निकाला था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आया था 2u sin थीटा बाई g, और x डायरेक्शन में अपनी जो स्पीड है वो है u cos थीटा। तो टाइम इनटू स्पीड कर दो, और इसी चीज को आप इस इक्वेशन से भी दे सकते हो, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो ये वाली क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, या वेक्टर में बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम आ जाएगा। तो यहीं पे अगर आप स्पीड की वैल्यू u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट को 2u sin थीटा बाई g डालो, तो अपन को दिखेगा कि रेंज जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दिया है। और 2 sin थीटा cos थीटा जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। तो उसको अगर मैं लगा दूं तो 2 sin थीटा cos थीटा को मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूं। तो हमारा रेंज जो है दैट विल बी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो, और कई बार काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली फॉर्मूला लग के हमको रेंज मिल सकती है। तो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट चीज है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें ये ट्रेजेक्ट्री क्या चीज होती है? तो जो भी हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया ऐसे करके, तो वो इस रास्ते चलता है। तो ये जो रास्ता उसने लिया, ये जो पाथ है, इस पाथ को उसकी ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो इस ट्रेजेक्ट्री की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, इस रास्ते की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। तो इस इक्वेशन को कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हम उसकी पोजीशन किसी टाइम पे नोट करेंगे, और वहीं से हम कुछ मैथमेटिकल जुगाड़ करेंगे जिससे हमें उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो कि इसको हम कैसे करके डिराइव करते हैं। तो इसके लिए मैं इस डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं थोड़ी सी। तो आप सपोज कि हमारा प्रोजेक्टाइल जब यहां से फायर किया तो वो इधर जाता है जाता है जाता है जाता है, तो कभी वो जब यहाँ पे होगा तो इधर पे कुछ जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ उसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा जिसको मैं x बोल सकता हूँ, और कुछ इसका y कोऑर्डिनेट होगा जिसको मैं y बोल सकता हूँ। अब ये x और y अपन को जुगाड़ करना है,
तो सोचो किसी टी टाइम पे ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट पे होगा, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे होगा, तो उसका एक्स और उसका वाई अपन लिख सकते हैं कि टी टाइम में वो एक्स में कितना चला होगा और टी टाइम में वो वाई में कितना चला होगा। तो वहां से हम कुछ जुगाड़ बना के इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब देखो एक्स एक्सिस में वो कितना चला होगा, जब वो यहाँ पे गया होगा तो एक्स में कितना चला होगा। तो एक्स में अपन को पता है स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होती है। तो आप अगर सेकेंड इक्वेशन को एक्स डायरेक्शन में आप लगाओ तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और अपन ने बोला टी टाइम में वो कितना चलेगा, तो स्पीड इनटू टाइम और ये वाली टर्म तो 0 है, तो एक्स मिल जाएगा हमको कि भैया उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखेंगे वाई में वो कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जब वो यहाँ पे होगा तो वो कुछ वाई ऊपर चल चुका होगा, तो वाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन विल बी यू साइन थीटा ऊपर की तरफ इनटू टी, क्योंकि टी टाइम पे हम बात कर रहे हैं, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी आपके पास नीचे की तरफ और टी का स्क्वायर है ना, यहाँ पे सारी वैल्यूज बस पुट कर दो तो वाई आपको मिलेगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑलराइट, अब आप क्या करो जुगाड़, इन दोनों इक्वेशन से ये वाली और ये वाली इक्वेशन में आप देखो कि मैं टाइम को किसी तरह हटा दूं तो एक्स और वाई में कुछ रिलेशनशिप मिल जाएगी और कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन है या कोई भी कर्व होता है उसकी इक्वेशन एक्स और वाई में ही तो होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें y और x एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम बोलते हैं x को आप जो भी पुट करोगे y करस्पॉन्डिंगली कुछ वैल्यू मिलेगी। और अगर आपको इन फंक्शंस को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि मेरा फंक्शन वाला वीडियो जरूर देखो, तो आपको फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देन मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को आप ऐसा करो, u cos थीटा को नीचे कुदा दो तो आपको मिलेगा t बराबर x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब इस t को उठा के इस y में जहां जहां t दिख रहा है वहां पे पुट कर दो तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी, जहां जहां t है वहां मैंने x अपॉन u cos थीटा पुट कर दिया। और अब इस साइड में आप अगर नोटिस करो ये चीज लिखी हुई है और मैंने क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और यहाँ पे क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो दो कॉस आएंगे, तो एक को मैंने इधर लिख दिया, एक को मैंने इधर लिख दिया। अब आप नोटिस करो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और जी कूद के अगर नीचे आ जाए तो ये रेंज बन जाएगा नीचे, तो यहाँ पे आपको ये पूरा रेंज मिल गया है, तो नीचे मैं आर लिख सकूंगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा tan बन जाएगा, तो यहाँ पे मैंने tan लिख दिया। तो यही फॉर्मूला छोटा होके कुछ ऐसा अपन को दिखता है, y बराबर x tan थीटा माइनस tan थीटा बाय r टाइम्स x का स्क्वायर, जहां पे थीटा हमारा कांस्टेंट है, शुरू में किस एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो कांस्टेंट है। सिमिलरली रेंज कुछ वैल्यू निकल के आएगी और थीटा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप देखो y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास बेसिकली y और x में एक इक्वेशन आ गई और इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहां से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, वो ये आती है कि ये जो इक्वेशन आई है ये एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व है जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला भी बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं, तो जो आप बोलना चाहो वैसे आप बोल सकते हो। तो थोड़ा सा अगर अपन इस इक्वेशन के साथ खेलें तो मैं क्या किया, इसको इधर को दा दिया और इस वाली टर्म को भी इधर को दा दिया, तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव बन गया, एक्स का कोएफिशिएंट ये रहा और कांस्टेंट टर्म ये रहा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक टाइप सी बन गई, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए ये बन गया, बी अपना माइनस tan थीटा बन गया और सी अपना y बन गया। तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने क्वाड्रेटिक के ऊपर भी पूरी हिस्ट्री के साथ मिस्ट्री सॉल्व की है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख सकते हो, इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो इसको पैराबोला बोला गया। ठीक है, ये जो पाथ होता है इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, या ये जो कर्व है इसको पैराबोला भी बोलते हैं। तो ये पैराबोला एक्चुअली प्रूफ किसने किया, किसने बताया सबसे पहले कि ये जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है या जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है ये पैराबोलिक होता है, तो ये किस बंदे ने बताया, चलो इनके बारे में हम स्टोरी सुनते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जीजी, बोले तो गैलीलियो गैलीली। तो ये काफी पुराने और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे पहले के टाइम पे, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट और बहुत ज्यादा अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस दौरान भी इन्होंने जो भी इनके पास टूल्स थे, जो भी इनके पास पेपर पेन जो भी कुछ था, उससे इन्होंने बहुत ही शानदार चीजें बताई लोगों को, और वो अगले काफी सारे सालों तक हमारी मदद करने वाली है और इवन आज भी मदद कर रही है और इन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। तो गैलीलियो गैलीली जो थे ये 1564 से 1642 के बीच में थे, 1642 में उनकी डेथ हो गई थी लास्ट में,
और उसी साल आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे। तो इनके ऊपर भी बहुत खास स्टोरी मैंने एक बताई है कैलकुलस वाले वीडियो में, और एक्सेलरेशन वाले वीडियो में भी गैलीलियो गैलीली की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें वो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा पे चढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियोस भी आप जरूर देखो, बहुत मजा आएगा। तो गैलीलियो ने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल जैसा कुछ था और टेबल के ऊपर से उन्होंने अलग अलग स्टील की बॉल्स थी, उनको उन्होंने इंक में डिप कर दिया था, जो इंक होती है। तो इंक में डिप करने से उसमें पूरा कलर लग गया। अब यहाँ से उन्होंने फायर कर करके देखा, जब भी वो बॉलों को फेंकते थे तो अलग अलग दूरियों पे जाके गिरता था। और यहाँ से उन्होंने जो सेकेंड इक्वेशन था उसमें थोड़ा खेल के S बराबर हाफ GT² ये चीज़ उन्होंने लगाई। और जिस बच्चे ने ये चीज़ पढ़ी है सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपने अगर देखी होगी तो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने इस इक्वेशन को देख के, इसकी स्टडी करके प्रॉपर रेंजेस, अलग अलग जो रेंज है कि इससे कितनी दूर दूर ये बॉल्स जाके गिरेंगी, तो बॉल जहां भी गिरती थी वहां पे निशान आ जाता था इंक का, तो उनको रेंज पता चलती थी। तो इसके लिए रेंज ये है, ये है, ये है, ये उनके ओरिजिनल काम है एक्चुअली। तो यहां से उन्होंने पता लगाया कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दैट ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है ये एक्चुअली एक पैराबोला होती है, और ये काफ़ी सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे एवरीडे लाइफस्टाइल में। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस चीज़ के बारे में 1608 या 1609 में ही पता लगा लिया था, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को पब्लिश किया उससे 30 साल बाद, क्योंकि पहले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पंगे होते थे। कोई अगर कुछ रेवोल्यूशनरी नई चीज़ बताता था तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, और स्पेशली जो नया कुछ बताता था उसको मार दिया जाता था। तो पहले के टाइम में सोचो नया चीज़ बताना कितना ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने 30 साल बाद, जब वो थोड़े बूढ़े से हो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने इस चीज़ को अपनी बुक में प्रॉपर पब्लिश किया, और काफ़ी सारी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की, और फाइनली आइजैक न्यूटन जब आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर अपनी बुक में स्पेस दिया और इक्वेशंस ऑफ मोशन और वो सबको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके लोगों तक पहुंचाया। तो आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ बढ़िया समझ में आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत शानदार अगला वीडियो आने वाला है जिसमें हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और स्टूडेंट्स को किस तरीके से वो हेल्पफुल है तो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग, और जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और काफ़ी सारे बच्चे लोग, काफ़ी सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो।